तो गाइस दिस इज विहान। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू हायर क्वांटिटी ऑफ। दोस्तों इस टॉपिक को पकड़ लीजिए। क्यों पकड़ लीजिए? क्योंकि पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाइए, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, ग्लोबल वार्मिंग से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग की उच्च मात्रा के कारण है, यहां पर गैसेस आपसे पूछी गई हैं, लेकिन आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है। थोड़ा सा मैं आपको यहां पर क्लियर करवा देता हूं, क्योंकि अगर पृथ्वी के टेम्परेचर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस बने, अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चंस हो, तब आपके पास आंसर होना चाहिए। कॉपी पेंसिल साथ में आप लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पृथ्वी के टेम्परेचर में इंक्रीजिंग यानी कि वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले चेंजेस। दोस्तों आजकल आप देखते हैं कि काफी ज्यादा मौसम, काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंजेस आपको देखने को मिलता है। कभी भी बारिश हो जाती है, एकदम से गर्मी और एकदम से सर्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा कारण किसके कारण हो रहा है? ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। लेकिन इसके लिए कौन कौन सी गैसेस जो वो रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण ये हो रहा है? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्रों का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरो हो गई। ये गैसेस आपकी रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है, तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। फ्रेंड्स, आप क्रैश कोर्स भी प्रोफेशनल्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। ये है एचपीजी की हब की टीम का नंबर, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब यहाँ पर आप नोट्स एमसीक्यूज टेस्ट के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री टेस्ट लगाना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए हिमाचल के, तब भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना। लेकिन व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट और साथ में आपका एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका नेम जरूर मेंशन करें। फ्रेंड्स, पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, एचपी, जेल वार्डर, इन सभी के लिए आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पौधा जो पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डूब सकता है उसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस एनालिसिस, रिपीटेड क्वेश्चंस और आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपने कोई भी एग्जाम टैकल करना है तब आपको सही गाइडेंस होना जरूरी है। यानी कि आपको सब टॉपिक्स एमसीक्यूज, रिपीटेड एमसीक्यूज, टॉप हाईलाइटेड क्वेश्चंस, ऑल सब्जेक्ट, आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप आप कर लेना। दोस्तों हाइड्रोफाइटस होता क्या है? ठीक है, यहां पर बात करूं मैं, क्योंकि इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हाइड्रोफाइट। ठीक है, हाइड्रोफाइटस या फिर हाइड्रोफाइट ऐसे पौधे जो पूरी तरह से पानी में डूबे रहते हैं दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से पौधे होते हैं, क्योंकि ये आपके लेवल का नेक्स्ट लेवल नहीं रहता, क्योंकि ये एडवांस लेवल हो जाता है। ठीक है, आपको बस इतना क्लियर करना है कि जो भी पौधे, जितने भी पौधे पूर्ण रूप से पानी में डूबे रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। ठीक है, और आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत पौधे की उत्पत्ति का नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। जब भी हम एनर्जी सोर्सेस की बात करते हैं, टॉपिक्स देख लीजिए अच्छे से, आपके टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए और यहां से किस टाइप के क्वेश्चंस बनेगा वो भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सा ऊर्जा स्रोत पौधे की उत्पत्ति का नहीं है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आंसर आना चाहिए। क्या ये गोबर गैस, न्यूक्लियर, कोल या फिर नन ऑफ दीज? दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लियर। क्यों होगा? क्योंकि आपका गोबर गैस भी है, कोल भी है, लेकिन न्यूक्लियर जो वो पौधे स्रोत की उत्पत्ति का नहीं है। ठीक है, और दोस्तों हमने न्यूक्लियर से रिलेटेड भी बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। जिसने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर सभी क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई पर सतह के पानी और पानी के बीच तापमान में अंतर होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस, टॉप 10 मैगजीन्स में क्वेश्चंस हाईलाइटेड है, आपके हिमाचल के साथ साथ सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया। इसी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, लेकिन आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक्स क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि डेली साइंस का क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बताइए इसका सही आंसर। समुद्र में 2 किलोमीटर की गहराई पर सतह के पानी और पानी के बीच का तापमान में अंतर है। दोस्तों याद रख लेना, आपको 20 डिग्री सेल्सियस तक का ये अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सिरका में मौजूद एसिड का रासायनिक सूत्र। दोस्तों जितने भी ये फॉर्मूलाज हैं ये आपको क्लियर होने चाहिए। अगर मैं यहां पर बात करूं H2SO4, ये किस लिए रहता है दोस्तों, ये रहता है आपका सल्फ्रिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए इसका ये फॉर्मूला है, नोट डाउन आप कर सकते हैं। C6H2O7 का ये सिट्रिक एसिड का रहता है, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर 2 सिट्रिक एसिड, ठीक है। CH3COH ये किस लिए रहता है दोस्तों, ये एसिटिक एसिड के लिए रहता है, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक है। और आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और आपका H2, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। H2SO4 मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सल्फ्यूरिक एसिड C6H807, सिट्रिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आई होप सबका क्लियर हो चुका होगा यहां पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट इज, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा CH3COOH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यानी कि एसिटिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रतिक्रियाशील धातु में मिलाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। दोस्तों यहां पर बात करूं मैं, तो यहां पर बात की गई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिला है, बताना है आप सभी ने। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर होगा H2। H2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर अभी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप आप कर लेना, फ्री टेस्ट डिटेल्स भी आप ले सकते हैं व्हाट्सएप करके। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, तंबाकू की खेती के तहत अधिकतम क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तंबाकू की खेती के तहत, यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं कि तंबाकू की जो खेती है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, जो उसका एरिया वो सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है इसकी खेती तंबाकू की। दोस्तों अगर आपको इस लेक्चर्स की PDF फाइल चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर आंध्र प्रदेश, ठीक है। तंबाकू सबसे ज्यादा उसमें उगाया जाता है और वहां पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार के साथ साथ भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। दोस्तों पहली बात तो ये कि आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, लेकिन जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होता है वो राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, 2 दिसंबर 2002 को संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में 86, ठीक है, 86 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन किया गया, और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया, ठीक है। दोस्तों इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट के रूप में अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि कब किया गया, कौन सा अमेंडमेंट संशोधन हुआ, कौन सा आर्टिकल के तहत इसको रखा गया, ठीक है। ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। 2 दिसंबर 2002 को 86 अमेंडमेंट संशोधन और आपका आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को फंडामेंटल राइट्स बना लिया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं,
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वहां से छूट दी जाती है। दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऊपर बात करूं तो यहां पर बात की गई है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन कितना मिलेगा और उसको जो फैसिलिटी है वो किस टाइप की रहेंगी। दोस्तों, अगर कोई उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या प्रेसिडेंट कहीं बाहर गया है, ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तब उसको जो वेतन है वो राष्ट्रपति के समान ही उसको मिलेगा, ठीक है, उसको जो फैसिलिटीज रहेंगी वो राष्ट्रपति के रूप में ही मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा प्रेसिडेंट, ठीक है। यानी कि कोई उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उसको जो फैसिलिटी है, उसको जो सैलरी है वो प्रेसिडेंट के रूप में ही मिलेगी, ठीक है। जितनी प्रेसिडेंट को मिलती है उतनी उपराष्ट्रपति को मिलेगी, ठीक है, अगर काम कर रहा है तो, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए, वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, जितने भी ये इंडेक्सेस की रिपोर्ट होती है, कौन से नंबर पर इंडिया रहा, हंगर में, हैप्पीनेस में या फिर इनकम में, ये जितने भी रिपोर्ट्स हैं कौन बनाता है, किसके अंडर आती हैं, कहां पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। नहीं पता लग रहा है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि इसके अंडर कौन कौन से सेगमेंट रखे जाते हैं, आपके एनुअल रिपोर्ट हो गई, ठीक है, ये पब्लिश करता है। आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये सारी चीजें वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अगर मैं यहीं पर आईएमए की बात करूं, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है। इसमें जो सेगमेंट रखा जाता है वो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये तैयार करता है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये रिपोर्ट तैयार करता है। अगर वहीं पे अगर मैं WTO की बात करूं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर्स हैं इनकी ये रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक है। इसी के साथ आपका UNDP हुआ, यूनेस्को हुआ, यूनिसेफ हुआ, WHO हुआ, UNEP हुआ, ठीक है, इनकी क्या रिपोर्ट्स हैं, कौन रिपोर्ट्स किसके अंडर आती है, कौन कौन से सेगमेंट इसमें रखे जाते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, मैं पूरा का पूरा वहां पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है, आपको इजीली रहेगा लर्न करने के लिए। अगर मैं इसी तरह की इंडिया की बात करूं कि इंडिया में कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो वो रिलेटेड है, इंडिया से रिलेटेड आपका स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ठीक है, आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, आपका एयर क्वालिटी इंडिकेट्स हो गए, ठीक है, आपका नीति आयोग हो गया, ये सारे के सारे सेगमेंट मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, लेकिन आप क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि UNDP, द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लियर किया कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, UNDP के द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, ठीक है, यानी कि द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। चलिए, भूकंप आने की संभावना नहीं है, कौन से इसमें भूकंप आने की संभावना यानी कि कम है, आ सकता है, ये क्वेश्चंस में है, ठीक है, आने को आ सकता है लेकिन कम है अकॉर्डिंग टू अदर कंट्रीज, या फिर हम ओशंस की बात करूं या फिर महाद्वीप की बात करूं, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील, आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान का नाम बताइए जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुका है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय ठाकुर, आपको नाम इनका डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, इंदर किला नेशनल पार्क कहां पे स्थित है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल्लू। दोस्तों, जगमन ब्लोकरा की सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कवर कर रहे हैं MCQs के जरिए, आपका हर एक सेगमेंट वहां पर क्लियर हो रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है।
आई होप सबका आंसर सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो आपका गुलाबी बुरांश है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल है। ठीक है, और इसी तरह के जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, नेशनल पार्क की बात करते हैं, पासेस की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, या फिर नेशनल मूवमेंट हिमाचल की बात करते हैं, फेमस पर्सनालिटीज की बात करते हैं, कौन कौन से योगदान उनका रहा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिमला। दोस्तों अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पर कहूं कि भूकंप की जो स्टडी है, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिस हो गया है जो मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करवा देता हूँ भूकंप से रिलेटेड, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भूकंप की जो स्टडी है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आप लिख सकते हैं SEISMOLOGY। ठीक है, सिस्मोलॉजी। भूकंप मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज होता है? सिस्मोग्राफ। रिएक्टर पैमाना जो होता है, ठीक है, रिएक्टर जिसको हम स्केल कहते हैं, 0 to 9 उसमें यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जो स्पीड पैमाना मापता है भूकंप की स्पीड से रिलेटेड आपका रिजल्ट तक। ठीक है, कि कितनी स्पीड से भूकंप आया और कितना उसका रिक्टर स्केल के ऊपर क्या जो डिजिट्स है वो मेंशन रिजल्ट के रूप में आई। तो ये सारे काम आपका रिक्टर स्केल। लेकिन अगर भूकंप के मापने के लिए यंत्र का यूजेस होगा वो आपका सिस्मोग्राफ होगा, और भूकंप की स्टडी जो होगी वो आपकी सिस्मोलॉजी होगी। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स था। अब आपने व्हाट्सएप करना है, लेक्चर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।